नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे। ये एक सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ का ये 8वां लेक्चर है। इस सीरीज़ के अंदर जो भी प्रश्न लाए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं ना, इनको इसलिए लाया गया क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में ये ज़रूर पूछे जा सकते हैं। और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए लाभपूर्ण है। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देकर जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। वो स्टूडेंट जो एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी एक बेहतरीन मौका लाया है। उनके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट की व्यवस्था की गई है। 5 नवंबर को ये मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा। ये पूरा टाइम टेबल आप समझ लीजिए। देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर जो फ्री मॉक टेस्ट है ये 5 नवंबर को दोपहर 3 बजे कंडक्ट किया जाएगा। अब उसके बाद इसका सल्यूशन, इसका एनालिसिस किया जाएगा। जो टेस्ट होगा इसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का और रीजनिंग का। जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है इसका सल्यूशन या कहा जाए इसका एनालिसिस 4 बजे उसी दिन शाम को किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस जिसमें जीके और जनरल साइंस आएगा, उसका जो एनालिसिस है गौरव कुमार सिंह के द्वारा किया जाएगा 7 बजे शाम को। ये सभी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रीजनिंग है, रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसका एनालिसिस रात को 9 बजे होगा सुमित गोयल के द्वारा। तो इस टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इस टेस्ट को अगर आप देना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसके माध्यम से आप इनरोल कर लीजिए, तभी आप टेस्ट दे पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पर सारी जो जानकारी है आप पढ़ सकते हैं कि 3 बजे ये टेस्ट कंडक्ट होगा। यहाँ पर जो इनरोल वाला ऑप्शन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके सिंपली आप इनरोल कर लीजिए और एग्जैक्टली 5 नवंबर को दोपहर 3 बजे आप टेस्ट देने आ जाइएगा। हालांकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और टेस्ट देंगे, उसके बाद रैंक भी आपको मालूम पड़ जाएगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? ये 4 आर्टिकल दिए गए हैं। इन चारों आर्टिकल्स में से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत भारत की जो संसद है वो नए राज्य का निर्माण कर सकती है? बहुत आसान है। इंडियन पॉलिटी बहुत डिटेल में हमने पढ़ा दिया है, शॉर्टकट भी पढ़ाया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ोल्डर का लिंक भी दे दूँगा। अगर पढ़ा हुआ है तो इसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 3 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 3 में, क्योंकि आर्टिकल 3 आपने पढ़ा होगा, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भारत की जो संसद है उसे ये अधिकार है कि भारत के अंदर जो राज्य हैं उन राज्यों के नामों को भी वो परिवर्तित कर सकती है, उनकी सीमाओं को में भी परिवर्तन कर सकती है, उनके क्षेत्रों में भी परिवर्तन कर सकती है। अर्थात एक राज्य को 2 राज्य में बांट सकती है या 2 राज्य को 1 राज्य में बांट सकती है या एक राज्य को 2 या 3 कितने भी राज्यों में वो बंटवारा कर सकती है। ये सारे के सारे अधिकार आर्टिकल 3 के तहत संसद को दिए गए हैं। ठीक है, और आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 ये भी आपको समझ में आना चाहिए क्या है। आर्टिकल 1 के तहत संघ के नाम और राज्य क्षेत्र की बात की गई है कि इसमें ये कहा गया है कि भारत यानी कि इंडिया ये राज्यों का संघ होगा। इसके अलावा भारतीय क्षेत्र में राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे और वो भी क्षेत्र सम्मिलित होंगे जो भारतीय के द्वारा या संसद के द्वारा आगे फ्यूचर में अर्जित किए जाएं। मतलब कल को अगर भारत जो है किसी दूसरे देश को अपने में मिला ले तो वो भी भारत का हिस्सा हो जाएगा। ये सब आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है और डिटेल में हमने समझाया हुआ है, जाकर पढ़ लीजिए। जबकि आर्टिकल 2 में ये लिखा हुआ है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश किस प्रकार से होगा, उनकी स्थापना किस प्रकार से होगी, ये आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। नए राज्यों का मतलब क्या है कि चाइना को अगर हमने जीत लिया, चाइना
का जो क्षेत्र है वो भारत में आ गया और एक राज्य बनाकर हमने उसे स्थापित कर दिया। तो ये सभी अधिकार संसद को होंगे। ये किस आर्टिकल के माध्यम से है? आर्टिकल 2 के माध्यम से। और आर्टिकल 3 है तो आपने पढ़ ही लिया। आर्टिकल 4 में ये सिंपल तरीके से ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो संसद काम करेगी उसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात ऐसा करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल 50% से अधिक सहमति हो जाए दोनों सदनों में तो ये कानून पास हो जाएगा। ये कहा गया आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी संसद काम करेगी इसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान में संशोधन होते हैं वो नहीं माना जाएगा। ये एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आप बताइए। केंद्र शासित प्रदेश का एक चैप्टर ही था जिसको हमने डिस्कस किया था, उसमें ये सारी कहानी बताई थी। इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर जो हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन, जो कि 1991 में हुआ था। इस 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली के अंदर विधानसभा का गठन किया गया, मंत्रिपरिषद का गठन किया गया, ठीक है। और इसके साथ ही संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और किस आर्टिकल में दिया गया ये भी पूछा जाता है। तो एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 239AA, आर्टिकल 239AA। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? इन चारों विकल्पों में से 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है वो आपको चुनना है। क्या गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? क्या दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है? क्या दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया? क्या दादर और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर जो है ना ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात जो डी ऑप्शन है वो एक गलत कथन है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। दादर और नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, ना कि फ्रांसीसी के। तो डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा, लेकिन कथन ये गलत है, वही हमें चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? चारों विकल्पों में से बताना है आपको कि किस राज्य को संपूर्ण राज्य का दर्जा पहले मिला या बाद में मिला, उस हिसाब से आपको ये व्यवस्थित करना है, ठीक है। अगर जिसे पहले राज्य का दर्जा मिला उसे पहले लिखिए, जिसे बाद में चलकर पूर्ण राज्य का दर्जा मिला उसे बाद में लिखना है। तो ये इस तरीके से व्यवस्थित करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इन चारों विकल्पों में से देखिए, नागालैंड को सबसे पहले, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नागालैंड को 1963 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, जबकि हरियाणा को 1966 में मिला था, सिक्किम को 1975 में मिला था, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में मिला था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नवंबर वर्ष 2000 को किस राज्य की स्थापना की गई? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आप आसानी से बता पाएंगे। 9 नवंबर वर्ष 2000 को किस राज्य की स्थापना की गई? हालांकि 2000 जो ईस्वी था इसमें 3 राज्यों की स्थापना हुई थी, लेकिन डेट अगर आपको याद होगी तभी आप इसका जो सही जवाब दे पाएंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ जो 26वां राज्य बना था उसकी स्थापना हुई थी, और 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तराखंड जो 27वां राज्य बना था उसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा 15 नवंबर वर्ष 2000 को
झारखंड की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये 28वां राज्य बना था। और इस ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश भी आ गया है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखिए कि अरुणाचल प्रदेश का जो निर्माण है वो 1987 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है इनमें से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। क्या एकल नागरिकता अपनाई गई है या दोहरी नागरिकता अपनाई गई है भारत के अंदर? तो इसका जवाब तो बहुत आसान है, आसानी से दे पाएंगे आप। तो भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप अपनाई गई है, एकल नागरिकता अपनाई गई है। जबकि अमेरिका का संविधान अगर देखा जाए वहाँ पर जो नागरिक है उनके पास दोहरी नागरिकता होती है। एक तो राष्ट्र की नागरिकता होती है, एक जिस राज्य में वो रहते हैं उसकी नागरिकता होती है। लेकिन हमारे पास केवल और केवल एकल नागरिकता है, वो भारत की नागरिकता है। जिस राज्य में रहते हैं उसकी कोई नागरिकता नहीं होती है। ठीक है, और जो नागरिकता है वो संविधान के भाग 2 में उसका वर्णन है, जिसके अंदर आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती? नागरिकता वाला चैप्टर पढ़ाया गया, उसमें बताया गया है तरीके, कई सारे तरीके बताए गए हैं किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। मेनली 5 तरीके आपने पढ़े होंगे, तो उनमें से अगर आपने पढ़े तो सही जवाब दे पाएंगे कि इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसा तरीका है जिससे आप भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। क्या भारत में जन्म लेकर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? क्या देशीकरण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, मतलब बहुत दिनों तक यहाँ पर रह के भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? क्या किसी भूभाग के सम्मिलित होने के पर ऐसा हो सकता है, मतलब चाइना भारत में शामिल हो गया, क्या चाइना के लोगों को फिर भारत की नागरिकता मिल जाएगी? क्या अगर आप विदेशी हैं, भारतीय बैंक में अगर खाता खुलवा लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी? तो इसका जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का, क्योंकि भारत में जो बैंक है उसमें खाता खुलवाने से भारत की नागरिकता नहीं मिलती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भारत की नागरिकता किस प्रकार से मिलेगी, ये संसद ने कानून बनाया था, क्योंकि हमारा जो मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें हमारे संविधान सभा के लोगों ने संसद को अधिकार दिया गया था कि वो फ्यूचर में अपना कानून बनाए नागरिकता संबंधित कि किस प्रकार से लोगों को नागरिकता दी जानी चाहिए। तो संसद ने 1955 में कानून बनाया था और ये बताया था कि ऐसे 5 तरीके हैं जिससे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा, ठीक है, वंशानुक्रम द्वारा अर्थात रक्त संबंध द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर। तो ये 4-5 तरीके थे। जबकि भारतीय बैंक में धन जमा कराना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ये हमने आपको बता ही दिया, तो इसका जवाब तो आप तुरंत दे पाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का प्रत्येक नागरिक जो है वो दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। पहली नागरिकता तो वो अमेरिका की प्राप्त करता है और दूसरी जिस राज्य में रह रहा है उस राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है। आपको मालूम होना चाहिए जो अमेरिका है ना वो कई सारे राज्यों का एक समूह है, जबकि हमारा जो देश है वो कई सारे राज्यों का एक संघ है। अर्थात संघ का मतलब ये है कि राज्य जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं जुड़े हुए हैं। वो जब चाह लें अपने आप को अलग करना चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका में जो राज्य है ना वो आपस में एग्रीमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में किसमें है? तो चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो बहुत आसान है कि संविधान के अंदर वो कौन सी बात जोड़ी गई है जिससे कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है डीपीएसपी है। बहुत आसान है, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित है, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। 36 से लेकर 51 तक सभी बातों को अगर आप पढ़ेंगे तो
ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं कि अगर कोई राज्य उन बातों को फॉलो करे तो एक बहुत अच्छे राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है, निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो बहुत आसान है, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बाकी जो आर्टिकल्स हैं ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के हिस्से हैं, इनको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है कि राज्य जो है लोगों को काम देगा, शिक्षा देगा, लोक सहायता प्रोवाइड कराएगा। जबकि आर्टिकल 43A इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी के भाग लेने का अधिकार है दिया गया है कि जो उद्योग हैं उनका जो मैनेजमेंट है उसमें वहाँ के कर्मचारी भी हिस्सा लें। इसके अलावा आर्टिकल 48A में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, दूषित ना किया जाए, ये सब बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इन चारों विकल्पों में से आप बताइए राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अर्थात आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो बातें हैं उन बातों में से कौन सी बात इनमें से नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये क्या है? ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये क्या है? मौलिक अधिकार। नोट कर लीजिएगा, ये आर्टिकल 21A में है इसका जिक्र। ठीक है, आर्टिकल 21A में इसका जिक्र है, नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मद्य निषेध, मतलब एक तरीके से शराब जो होती है या नशीले जो पदार्थ हैं उनको रोकने की बात आर्टिकल 47 में की गई है। गौ संरक्षण की बात आर्टिकल 48 में की गई है। पर्यावरण संरक्षण की बात तो बता ही दिया, 48A में की गई है। ठीक है, जबकि 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो देनी है ये आर्टिकल 21A के तहत ये मौलिक अधिकार है। इसे कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, तब इस बात को जोड़ा गया। पूरी कहानी समझिए। पहले देखिए क्या था, पहले आर्टिकल 45 जो कि एक DPSP ही था, इसमें 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई थी। क्योंकि ये DPSP था तो इसलिए कंपलसरी नहीं था कि हाँ देना ही देना है। अब 2002 में जब ये संविधान संशोधन किया गया तो अब ये कह दिया गया कि आर्टिकल 21A जो है इसमें ये लिख दिया गया कि 14 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चे, अर्थात 6 वर्ष से बड़े बच्चे, 6 वर्ष की आयु या उससे बड़े बच्चे और 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो हैं इनको मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब आर्टिकल 45 में क्या लिखा हुआ है? अब आर्टिकल 45 में ये लिखा हुआ है कि राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो 6 वर्ष की आयु के बच्चों के नीचे की जो उम्र के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा और उन्हें देख रेख, खान पान, अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराएं। तो ये अब कहानी पूरी हो चुकी है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आप बताइए कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनमें से कौन सा ऐसा प्रावधान है जो बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, या गोवध निषेध, या मुफ्त कानूनी सलाह, या समान नागरिक संहिता? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मुफ्त कानूनी सलाह हो जाएगा। ठीक है, मुफ्त कानूनी सलाह। इसे कब जोड़ा गया है? 1976 में जोड़ा गया, जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन किया गया था तब इसे जोड़ा गया। किस आर्टिकल में जोड़ा गया ये भी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 39A में जोड़ा गया है। आर्टिकल 39A में जोड़ा गया है। इन ऑप्शन में से चुनकर बताइए वो कौन सी समिति थी जिसने कहा था, जिसने सिफारिश की थी मूल कर्तव्यों की। देखिए, मूल कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा तो थे नहीं, इन्हें बाद में लाया गया, ये तो आप जानते ही हैं। किस समिति के कारण ये आ पाया?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में भाग 4A भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें आर्टिकल 51A है। ठीक है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये कब शामिल किए गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है ये स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर ही आधारित था। आप जानते हैं, इन्हीं की सिफारिश पर आधारित था। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 जब किया गया था, जिसमें भाग 4A में आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे ना, केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, ये भी प्रश्न बनता है। तो इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, और ये मैं बता देता हूँ क्या है। अभी शिक्षा वाली बात हमने की थी ना, तो उसमें कहा गया था कि 14 वर्ष से कम की आयु और 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, इनके बीच के जो बच्चे हैं, इनको मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। ये मौलिक अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब परिवार वाले, जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, वो उन्हें स्कूल जाने दें। तो यही मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया है कि परिवार का या कहा जाए गार्जियन का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को, जिनकी उम्र 14 से 6 वर्ष की आयु की है, वो अपने बच्चों को शिक्षा मतलब देने के लिए स्कूल भेजें। मुफ्त में उन्हें शिक्षा मिलेगी, वो स्कूल भेजें। अर्थात जो उनको मौलिक अधिकार दिया गया उसका यूज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आप बता दीजिए। भारत के महान्यायवादी की, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, या एक राज्य का राज्यपाल की, या उपरोक्त सभी की? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा ना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। जो राष्ट्रपति होते हैं वो महान्यायवादी की भी नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी आप समझ रहे हैं ना, भारत सरकार के सबसे बड़े वकील, जो उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं। जैसे कोई केस इनका हो जाता है इनके खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, तो भारत सरकार की ओर से वो पैरवी करते हैं। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो है संविधान के आर्टिकल 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, जबकि आर्टिकल 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? जो राष्ट्रपति भवन है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ये तो बहुत बेहतरीन प्रश्न है, महत्वपूर्ण, बहुत आसान प्रश्न है। इसका जवाब आपको मानना चाहिए। तो एडविन लुटियन के द्वारा। ठीक है, एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिए कि 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था, क्योंकि इससे पहले वायसराय हुआ करते थे। ठीक है, जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। स्क्रीन पे देखिए 4 लेक्चर आ रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।